नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ओके, ये एनर्जी बैंड्स जो टर्म है ये आपके लिए नई है और यही जो टर्म है एनर्जी बैंड्स ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो किसी भी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस मटेरियल के किसी भी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और वो लूजली बाउंड है या टाइटली बाउंड है। अगर उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर लूजली बाउंड होंगे तो एक्सटर्नल एनर्जी लेके वो इजीली फ्री हो सकते हैं और वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। बट अगर वही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स अगर टाइटली बाउंड हो तो वो इजीली फ्री नहीं हो सकते, और अगर इजीली फ्री नहीं होंगे तो वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल भी नहीं होंगे। और ऐसे जो मटेरियल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स। जो इजीली फ्री होकर अवेलेबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स या फिर सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, अच्छा, तो यही चीजें या फिर हम बोल सकते हैं कि आज भी हम वही सॉलिड्स क्लासिफाई करने वाले हैं, बट एक नए मतलब नए बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ओके, चलो, अच्छा, हमको ये तो पता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम क्या कहते हैं? वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, एक और चीज हम आज यूज करेंगे जो किसी और चैप्टर में पढ़ाई गई है या फिर आपको पढ़ाई जाएगी, वो है बोहर्स थ्योरी। मैं क्या बोल रहा हूं? बोहर्स थ्योरी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम उस थ्योरी को यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑलराइट, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू बोहर every electron has some definite energy and its energy depends on the orbit in which it revolves। मैं क्या बोल रहा हूं? according to Bohr's theory या फिर Bohr's atomic model, according to Bohr's theory of atomic model, Bohr's theory, okay, according to his theory, every electron in an atom has some definite energy and its energy depends on the orbit in which it revolves। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट में है। ओके, और अगर मान लीजिए वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, वो अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। तो किसी भी ऑर्बिट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है? फिक्स्ड। इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझो। मान लीजिए ये कोई एक न्यूक्लियस, ये क्या है? एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये एक फर्स्ट ऑर्बिट है, ये एक सेकंड ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पे कितने? दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम होगी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। ओके, फिर अगर आप किसी दूसरे ऑर्बिट की बात करोगे, दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, तो दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी पहले वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से अलग होगी, ठीक है, और यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकंड ऑर्बिट में उन सबकी जो एनर्जी है वो भी कैसी होगी? वो सेम होगी। देखो एक बार फिर से समझो, इसकी एनर्जी, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन दो इलेक्ट्रॉन से अलग होगी, पहली बात तो ये है। फिर सेकंड ऑर्बिट के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबकी एनर्जी सेम होगी। समझ में आया? ओके, मतलब according to Bohr's theory, every electron has some definite energy and its energy depends on the orbit in which it revolves। अगर पहले में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी अलग है, दूसरे में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी अलग है। पहले में घूमने वाले सबकी एनर्जी सेम होगी और दूसरे में घूमने वाले सबकी एनर्जी सेम होगी। ओके, हाँ, पर ये जो थ्योरी थी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी थी, वो सिर्फ आइसोलेटेड एटम के लिए थी, मतलब एक सिंगल एटम के लिए थी। किसके लिए थी? वो एक सिंगल एटम के लिए थी। ओके, सॉलिड या फिर गैसेस के लिए वो नहीं थी। दैट थ्योरी वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड एटम और अ सिंगल एटम, एंड फॉर दैट मैटर अगर हम बात करें थोड़ा सा इन डीप जाके, तो वो थ्योरी सिर्फ लागू होती थी हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, एंड दिस थ्योरी, बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल, फेल्स फॉर मल्टी एटॉमिक सॉलिड्स और मल्टी एटॉमिक गैसेस। अभी कैसे फेल होती है ये हम देखेंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉलिड्स। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड्स। देखो, हाँ, तो सॉलिड्स में क्या होता है? देखो, चलो पहले बात करते हैं सिंगल एटम की। किसकी बात करते हैं? सिंगल एटम की। देखो मान लीजिए ये कोई सिंगल एटम है, ये क्या है? एक सिंगल एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, और मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है। किसका एटम है? ये हाइड्रोजन का एटम है, और ये उसका इकलौता इलेक्ट्रॉन, ये उसका न्यूक्लियस। देखो, तो जब बोहर ने हाइड्रोजन के एटम के लिए अपनी
अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही था। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये सिंगल एटम के लिए थ्योरी दी गई थी, इसलिए यहां पे दूसरा कोई भी अदर एटम प्रेजेंट नहीं है। और अगर कोई दूसरा अदर एटम प्रेजेंट नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहां किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मौजूद नहीं है, यहां पे सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की ही इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ओके, हाँ, बट जब तुम बात करते हो सॉलिड्स की, ओके, तो सॉलिड्स बनते कैसे हैं? जब मल्टीपल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड, देयर आर सो मेनी एटम्स वेरी क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर। देखिए, अगर हम बात करेंगे सॉलिड्स की, देखो ये एक सॉलिड का क्रिस्टल है, मान लीजिए ये क्या है, एक सॉलिड क्रिस्टल है, और मान लीजिए ये ऐसे मैं एटम्स निकाल रहा हूं, ये क्या है, उसके उस सॉलिड के एटम्स। वैसे इतने बड़े नहीं होते, बट समझने के लिए। और ये मल्टी एटॉमिक सॉलिड है, ऑलराइट। अब देखिए, ये इस एटम का न्यूक्लियस, ये इस एटम का न्यूक्लियस, और ये ऐसे मैं बहुत सारे ड्रॉ कर सकता हूं, ऑलराइट। तो हर एक का एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब देखो, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। सोचो, अगर मान लीजिए इस यहां पे इस एटम का यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, इस एटम का मान लीजिए यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है अगर ये हाइड्रोजन एटम ना हो तो ऑर्बिट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। चलो हम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एंड सो ऑन, ये इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज। अब देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। अब थोड़ा सा समझिए। देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, ओके, पहले क्या था, पहले सिंगल एटम में या फिर आइसोलेटेड एटम में ये एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मतलब इसके ऊपर किसी और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं हो रहा था। बट यहां पे क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में इतने सारे एटम्स हैं और हर एटम में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। हाँ, मतलब इस एटम के, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है या फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और अगर हम थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकली बात करें तो चलो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के नेबरिंग एटम्स, देखो इस इलेक्ट्रॉन के नेबरिंग एटम्स, मान लीजिए ये उसके नेबरिंग एटम्स है, ओके, ये क्या है, उसके नेबरिंग एटम्स है। तो नेबरिंग एटम्स के जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे एक्ट हो रहा है या फिर इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी इस पे असर हो रहा है। अब देखो, पहले क्या था, पहले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी और का असर नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी जो मोशन थी वो इंडिपेंडेंट थी, किसी और इलेक्ट्रॉन के मतलब बाजू में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई और एटम नहीं था, तो कोई और एटम नहीं है, कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन इंडिपेंडेंट थी, ओके, मतलब ये जैसे चाहे वैसे घूम सकता था, ओके, और इसकी एनर्जी भी फिक्स थी, और इसकी जो एनर्जी है वो भी क्या थी, फिक्स्ड। मतलब मान लीजिए कुछ तो भी इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी चेंज होने का कोई सवाल नहीं था, है ना। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन हैड अ फिक्स्ड ऑर्बिट और अ फिक्स्ड एनर्जी। बट यहां पे क्या है, यहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन is surrounded with multiple other atoms and their outermost electrons, okay? और हर इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फ्लुएंस हुआ है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब अभी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, दैट मोशन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost orbit in other surrounding atoms, है ना। मतलब यहां पे तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसलिए क्या हुआ, अब थोड़ा सा एक और चीज देखो। मान लीजिए ये वाला एटम, ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में मान लीजिए ये कितने हैं, ये 3 एटम्स है, ओके, 3 एटम्स है। अब देखो, मान लीजिए ये वाला, ओके, अगर मैं बात करूं यहां के इलेक्ट्रॉन की, ओके, यहां के इलेक्ट्रॉन की, तो इसके सराउंडिंग में कितने हैं, ये इतने, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 3, हाँ, ये 8, ओके, तो इसके सराउंडिंग में 8 है। यहां कितने थे, 3, शायद किसी के पास 4 हो सकते हैं, किसी के पास 5 हो सकते हैं, और ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे 10-12 एटम्स निकाले हैं। एक्चुअल सॉलिड में ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, लाखों एटम्स होते हैं, ओके। हाँ, तो हर एक एटम की, ठीक है, या फिर हर एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल यूनिक है। किसी के सराउंडिंग में 4-5 एटम्स होंगे, किसी के सराउंडिंग में कुछ लाख एटम्स होंगे, किसी के सराउंडिंग में 100-20 एटम्स होंगे, ओके।
इसका मतलब है हर एटम के सराउंडिंग में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अलग अलग है, और हर इलेक्ट्रॉन का जो सराउंडिंग पैटर्न ऑफ चार्जेस है वो भी कैसा है, डिफरेंट है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हर इलेक्ट्रॉन की मोशन अलग है, हर इलेक्ट्रॉन की मोशन अलग है, और वो मोशन इन्फ्लुएंस हो गई है बाकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो ये इसका क्या संबंध है यहां पे, ओके। तो यहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम नहीं है, एनर्जी किसी की भी सेम नहीं है। मान लीजिए ये वाला एटम मान लीजिए, ओके। तो इस एटम के मान लीजिए वैलेंस शेल में, कहां पे, वैलेंस शेल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ। बट वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल की हम बात करें तो उनकी भी एनर्जी सेम नहीं है। चलो थोड़ा सा एक और डायग्राम देख लेते हैं, चलो देखो। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिनाइट एनर्जी ही ले सकता था, क्या कर सकता था, डेफिनाइट एनर्जी स्टेट्स ही ले सकता था। मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ग्राउंड स्टेट, ओके। ये उसका सेकंड ऑर्बिट है, ये उसका थर्ड ऑर्बिट है, ओके, एंड सो ऑन। तो अगर फर्स्ट में रहना है, मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट में रहना है तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर सेकंड में रहना है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में रहना है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हां, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी इतनी ही है, सेकंड में है तो उसकी एनर्जी इतनी ही है, थर्ड में है तो उसकी एनर्जी भी इतनी ही है, मतलब कोई और एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती थी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। बट यहां पे अगर हम बात करें दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो सेम ऑर्बिट में है, उनकी एनर्जी भी सेम नहीं है। हो सकता है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन हो जिसकी एनर्जी -13.6 हो और किसी की -13.6 के बजाय -13.5 हो, किसी की -13.4 हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि हर एक का सराउंडिंग अलग है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग है, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल भी अलग अलग है। तो इसका क्या फर्क पड़ा, देखिए ये जो डायग्राम था ये किसके लिए था, ये डायग्राम था सिंगल एटॉमिक मॉडल के लिए, ओके। हाँ, बट जब मल्टी एटॉमिक सॉलिड बना तो हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स की ही, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी 13.6 है, किसी की एनर्जी 13.5 है, किसी की एनर्जी 13.4 है, किसी की 13.44 है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बने, देखो तो हर एक इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी लेवल पर है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का। देखो मैंने क्या कहा, किसी की एनर्जी 13.6 है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की और कम है, एंड का मतलब अगर ऊपर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी एनर्जी, किसी की और थोड़ी ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है, तो ये ऐसे एनर्जी लेवल्स का एक क्या बन रहा है, एक क्लस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लस्टर। अगर चलो देखो हम बात करें सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की, तो किसी की एनर्जी -13.4 है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, एंड सो ऑन। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड ऑर्बिट में ही, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड ऑर्बिट में ही, बट किसी की भी एनर्जी सेम नहीं है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं इस थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चलो हो सकती है -1.51, बट किसी की थोड़ी ज्यादा हो सकती है ना, किसी की थोड़ी ज्यादा, किसी की थोड़ी और ज्यादा, एंड सो ऑन। तो ऐसे अगर हम बात करें कि अगर हम पूरे सॉलिड की बात करें, अगर हम इस पूरे सॉलिड की, सुनो, अगर हम इस पूरे सॉलिड के सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक अलग एनर्जी लेवल पर है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। किसी की एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि किसी का मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सराउंडिंग सेम नहीं है। किसी के बाजू में कम एटम्स थे तो कम इलेक्ट्रॉन्स हुए, किसी के बाजू में ज्यादा एटम्स थे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो अगर किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड पे मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट डाल रहे हैं वो अगर अलग अलग है, ठीक है, तो हर एक की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखो इससे क्या बना, इससे एनर्जी लेवल में एक गुच्छा बना, ठीक है। यहां पे एक गुच्छा बना, यहां पे एक गुच्छा बना, और यहां पे एक गुच्छा बना, और ये जो गुच्छा बना ना एनर्जी लेवल का, ये हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल है। और ये जो गुच्छा है ना, हम इसे कहते हैं एनर्जी बैंड। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी बैंड। और इस एनर्जी बैंड में हर एक लाइन है, जो एक हर एक जो लाइन है वो क्या दिखाती है, वो एक अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये एक अलग एनर्जी लेवल है, ये एक अलग एनर्जी लेवल है, एंड सो ऑन, ओके। तो finally, what is energy band? What is energy band? The cluster of energy levels, for a particular orbit या फिर for a particular shell, हम क्या कह सकते हैं उसको, हम उसको कह सकते हैं energy band। समझ में आया? All right. So this is what energy band is. Okay? चलो, तो ये energy band का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी था समझने के लिए। अब देखो कि इस एनर्जी बैंड्स पे हम सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं।
इस एनर्जी बैंड्स पे हम सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो हम थोड़ा सा अब सिर्फ उन एनर्जी बैंड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे काम के हैं। अब हमारे काम का एनर्जी बैंड कौन सा है? वो एनर्जी बैंड जो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस शेल को। किसको? वैलेंस शेल को या वैलेंस ऑर्बिट को। ओके, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे ही, है ना। तो हम जो एनर्जी बैंड्स पढ़ेंगे वो भी किसके होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही एनर्जी बैंड्स होंगे। ओके, हाँ, तो हमारे जितने भी एनर्जी बैंड डायग्राम्स होंगे उसमें एक बैंड ये होगा किसका? वैलेंस ऑर्बिट का। उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे उसको? वैलेंस बैंड। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे लिए कौन सा बैंड इंपॉर्टेंट है? देखो मैंने अभी यहां पे क्या निकाला था? फर्स्ट एनर्जी बैंड, फिर सेकंड एनर्जी बैंड एंड थर्ड एनर्जी बैंड एंड सो ऑन। पर हमारे लिए काम का कौन सा है? वो जो उसका वैलेंस शेल है। मान लीजिए कोई एटम है जिसका थर्ड ऑर्बिट है वैलेंस शेल, तो हमारे लिए वो क्या हुआ? वैलेंस बैंड हुआ। मान लीजिए कोई ऐसा एटम है जिसके लिए सेकंड ऑर्बिट उसका वैलेंस ऑर्बिट है, तो हमारे लिए सेकंड ऑर्बिट क्या हुआ? वैलेंस बैंड हुआ। मतलब सेकंड, अब सुनो, सेकंड ऑर्बिट के, चलो मान लो कोई एक ऐसा एटम है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सेकंड। क्या है? सेकंड उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट के, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के जितने पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं किसी सॉलिड में, उन सारे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स का जो क्लस्टर बनेगा, जो गुच्छा बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उस एटम का वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे उसको? हम उस एटम का वैलेंस बैंड कहेंगे। ओके, तो चलो एक जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं? जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है, और उसका ये वैलेंस शेल, क्या है उसका? वैलेंस शेल। देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस एक्सिस पे मैं क्या निकालूंगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लेवल्स। देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। ओके, मतलब ऐसे ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब देखो मान लीजिए ये उसका वैलेंस शेल है, ये उसका क्या है? वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ये हो सकती है, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ये हो सकती है, किसी की एनर्जी लेवल ये हो सकती है एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस सॉलिड में होंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो कैसा होगा? वो अलग अलग होगा। तो ये इसमें से हर एक लाइन क्या दिखाता है? इसमें से हर एक लाइन दिखाता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल। ठीक है, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, ये किसी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है और ये किसी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है। अगर हम बात करें मल्टी एटॉमिक सॉलिड्स की तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे। ओके, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग अलग हो सकता है ना। तो ये ऐसे इतने सारे क्या बनेंगे? एनर्जी लेवल्स बनेंगे। ये हुआ उसका वैलेंस शेल। ओके, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि मतलब अगर कोई एटम, ठीक है, अगर कोई एटम और उसका वैलेंस ऑर्बिट वाला कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी ले और वहां से वो बाहर निकले और फ्री हो जाए, तो वो जाता है एक हायर ऑर्बिट में या फिर एक हायर बैंड में, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। तो समझो इस बात को, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट से, अब देखो ये कौन है? ये सारे वो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल है जो वैलेंस शेल में है। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर निकलता है और फ्री होता है, ठीक है, तो वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है ना। क्या होता है? वो अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल हुआ है उसकी एनर्जी का जो भी बैंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। मैंने क्या कहा? मान लीजिए यहां का कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक मतलब इस एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और वो कहां चला गया? वो चला गया कंडक्शन के लिए, फ्री हो गया। तो उसकी जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे कंडक्शन एनर्जी लेवल। तो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो उन सारे फ्री होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी सेम नहीं होती है, तो उनकी एनर्जीज का भी एक बैंड बनता है। ये ऐसे देखो, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये उसकी एनर्जी लेवल है, कोई दूसरा जो फ्री हुआ उसका एनर्जी लेवल अलग है, तो ये उसका एनर्जी लेवल है। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं कंडक्शन बैंड में भी। अब इन दोनों देखो, ये क्या था? ये था वैलेंस बैंड। ये क्या है? ये है वैलेंस बैंड। अच्छा, ये क्या दर्शाता है? ये उन सारे एनर्जी लेवल्स को दर्शाता है जो जितनी एनर्जी लेके कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रह सकता है। ओके, और ये है कंडक्शन बैंड। ये क्या है? ये कंडक्शन बैंड है। यह है कंडक्शन
बैंड। ये क्या दर्शाता है, जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कंडक्शन के लिए तो उसकी एनर्जी लेवल कौन कौन दिखाता है, ये वाला बैंड दिखाता है। ओके, और यहां भी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है उन सबकी एनर्जी भी कैसे है, अलग अलग है, तो उनका उन सबका जो एनर्जी लेवल है वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, वो अलग अलग होगा। अब देखिए, क्या ये ऑर्बिट्स है, नहीं, ये एनर्जी लेवल्स है। ये क्या है, ये एनर्जी लेवल्स है, ये भी एनर्जी लेवल्स है, बट ये किसके एनर्जी लेवल्स हैं, ये उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स हैं जो वैलेंस शेल में है। अब ये क्या है, ये भी एनर्जी लेवल्स है, ये किसके हैं, ये जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स है ये उनके एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, जितनी वैरायटीज यहां पॉसिबल है उतनी वैरायटीज यहां भी पॉसिबल है। अब देखिए क्या होता है कि ये एक जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये जो गैप है, चलो गैप तो बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते। देखो ये चीज देखो, हाँ, ये जो ऊपर वाली लाइन है वैलेंस बैंड की, देखो इस वैलेंस बैंड की ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे हम कहते हैं EV। क्या कहते हैं इसको, EV, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज termed as EV। और ये जो लाइन है कौन सी वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड की सबसे नीचे वाली लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी इन अ कंडक्शन बैंड या फिर किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है इसे हम क्या कहते हैं, EC। इसे क्या कहेंगे, EC। तो ध्यान में ये रहना चाहिए, जो वैलेंस बैंड का जो ऊपर का जो लाइन है या फिर जो लास्ट लाइन है वैलेंस बैंड का उसे कहेंगे EV, और जो कंडक्शन बैंड का जो सबसे नीचे वाला जो लाइन है ये वाला, उसे क्या कहेंगे हम, EC। और ये जो गैप है कौन सा, ये वाला गैप, ये इसे हम कहते हैं एनर्जी गैप, ENERGY, एनर्जी गैप। ऑलराइट, ये क्या है, एनर्जी गैप, जिसको हम करते हैं डिनोट EG से, किससे, EG से। ऑलराइट, और ये जो एनर्जी गैप है ये किस बैंड्स के बीच में का गैप है, ये दिस गैप इज इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है या फिर वैलेंस शेल से फ्री होके कंडक्शन के लिए अवेलेबल होना है तो उसे इतनी एनर्जी कहीं से लेनी पड़ती है, कहीं से मतलब बाहर से, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो टेम्परेचर है मतलब नॉर्मल जो रूम का ये होता है ना टेम्परेचर, तो वहां पे भी ये एनर्जी मिल सकती है, या फिर मान लीजिए हमने उस मटेरियल को किसी जो रेडिएशन है उसको अगर हमने एक्सपोज किया तो वो वहां से भी एनर्जी उसको मिल सकती है। तो अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी लेके या फिर इतनी एनर्जी लेके यहाँ जाना पड़ता है, और ये जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। और इसको ही हम कह सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कह सकते हैं इसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऑलराइट, चलो, तो ये है तुम्हारा जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड्स। ओके, अब देखो यही डायग्राम कैसे कैसे वेरी करेगा फॉर मेटल्स, फॉर इंसुलेटर्स एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू मैं तुमको इसी फिगर में दे देता हूं। सुनो, मेटल्स के लिए क्या होता है, तो मेटल्स के लिए ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं। किसके लिए, मेटल्स के लिए। मैंने क्या कहा, मेटल्स के लिए ये एनर्जी गैप या तो बहुत छोटा होता है या किसी केस में ये गैप होता ही नहीं है। दूसरी बात, फॉर सेमीकंडक्टर्स ये जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है, ये गैप बहुत छोटा होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, मतलब लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ओके, तो ये जो गैप है, ये गैप छोटा होता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए छोटा होता है, और इंसुलेटर्स के लिए ये गैप बहुत बड़ा होता है। ओके, ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये गैप हो सकता है। अब ये जो गैप है ना, इस गैप पे कैसे डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है। ओके, देखो मेटल्स के लिए ये गैप छोटा होता है। ओके, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां से यहां जाना इजीली पॉसिबल होता है, इसलिए मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन के लिए। ओके, हाँ, देन इफ वी टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, ठीक है, वहां पे ये गैप कैसा है, ये बहुत बड़ा है, इसलिए वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस शेल में ही बंधे रहते हैं, दबे रहते हैं, फिर दे रिमेन बाउंडेड इन द वैलेंस शेल एंड दे कैन नॉट इजीली गो
टू द कंडक्शन बैंड, या फिर वो फ्री नहीं हो सकते हैं, इसलिए दे आर इंसुलेटर्स और दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। देन देयर इज केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उसमें क्या होता है, तो ये जो गैप है ना, ये गैप छोटा होता है, ठीक है, और ये गैप छोटा होने से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, ओके, नॉर्मल रूम जो टेम्परेचर होता है उस पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से यहां जा सकते हैं, ओके, ऑलराइट। हाँ, तो हम थोड़ा सा इन डिटेल हर एक टाइप के लिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम निकालेंगे। और देखिए फॉर मेटल्स, ठीक है, तो मेटल्स के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। मेटल्स के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा वो दो तरह का हो सकता है। देखो फर्स्ट टाइप ये हो सकता है, फर्स्ट टाइप कौन सा हो सकता है, जिसमें एनर्जी गैप है बट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देखो ये है उसका वैलेंस बैंड, ये क्या है उसका वैलेंस बैंड, और ये मान लीजिए ये उसका कंडक्शन बैंड है, ये क्या है उसका कंडक्शन बैंड। ये क्या है, ये वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखो मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है, इनका जो गैप है ये वाला Eg, ओके, ये जो Eg है ना, ठीक है, ये जो गैप है ये बहुत छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है, बिना कुछ किए कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही यहां से वहां गए हुए होते हैं। मतलब हमारे किसी भी, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया तब भी, ठीक है। हाँ, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में या फिर वैलेंस बैंड में नहीं होते हैं। मतलब यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन गायब है, वो कहां चले गए, वो कंडक्शन बैंड में चले गए। इसलिए इसे हम कहते हैं पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं इसको, पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड, पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड। अब देखो अगर, ठीक है, अगर यहां कंडक्शन बैंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं एम्प्टी कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। बट कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ चुके हैं, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। क्या कहेंगे, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। किसमें है ये, मेटल्स में, ओके। तो पार्शियली फील्ड होने की वजह से मैं यहां पे कुछ लाइंस दिखाऊंगा। देखो ये पार्शियली फील्ड है, इसलिए ये पार्शियली फील्ड है, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूं, ओके, थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूं। और ये जो डार्क लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, ये जो डार्क लाइन मैंने निकाला है, ये कौन सा लाइन है, ये ईवी लाइन है। पता है तुमको, क्योंकि ईवी वो हाईएस्ट लेवल है वैलेंस बैंड का, है ना, ऑलराइट। हाँ, और इसको थोड़ा एम्प्टी क्यों रखा है, इसको थोड़ा खाली क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे वो एनर्जी लेवल्स अभी मौजूद नहीं है, ओके। इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने, पार्शियली फील्ड रखा है। अब देखो अगर यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए होंगे तो यहाँ के कुछ एनर्जी लेवल्स क्या हुए होंगे, फील हुए होंगे, और कुछ एम्प्टी। तो जो फील हुए हैं तो उनको हम क्या करते हैं, शेडिंग कर देते हैं। देखो ये फील्ड एनर्जी लेवल्स है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर मौजूद है, राइट। हाँ, अब इतना एम्प्टी है, ये क्यों एम्प्टी है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से यहां नहीं गए ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए, तो जितने गए उतने लेवल्स क्या हो गए, फील। तो जो एम्प्टी है वो दिखाया मैंने ऐसे व्हाइट स्पेस से, ओके। अब देखो इस कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, कौन सा वाला, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल, इसे हम क्या कहते हैं, ईसी। और जो ईसी और ईवी का जो गैप है वो है अपना एनर्जी गैप, जो मेटल्स में बहुत छोटा होता है। अब देखिए मेटल्स में एक्चुअली कंडक्शन कैसे होता है, मेटल्स में एक्चुअली कंडक्शन कैसे होता है। देखो जब और ये जो मेटल्स के जो वैलेंस शेल्स है ना, वैलेंस शेल्स, इस मतलब हर लेवल पे, ठीक है, हर लेवल पे हो सकता है एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हो, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। चलो मान लीजिए कि मैं हर एक लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं। कितने निकाल रहा हूं, हर एक लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं। अब देखो ये पार्शियली फील्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद नहीं है, कुछ वहां पे चले गए ना। अब देखो क्या होता है, जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन, देखो कंडक्शन कैसे होता है, मैं क्या बता रहा हूं, कंडक्शन कैसे होता है, जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, कहां पे, कंडक्शन बैंड में, या फिर फ्री हो जाता है, ओके, कंडक्शन के लिए, ओके। तो क्या होता है, वो वाला जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है।
अब देखिए ये वाला स्पेस, ओके, तो ये क्या बना, ये बना एम्प्टी स्पेस। अब क्या होता है कि इस एम्प्टी स्पेस पे यहीं का, इसी बैंड का कोई और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकता है। देखो हुआ कैसे, ये चला गया यहां पे, ये चला गया और यहां पे, और ये जो ब्लैंक स्पेस बना था यहां पे कोई और आ गया, यहां पे कोई और आ गया। मान लीजिए ये यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया, तो ये यहां पे चला गया और ये यहां पे चला गया। तो ऐसे ही क्या बन रहा है, एक कंडक्शन साइकिल बन रहा है, ठीक है। ये यहां जाएगा फिर यहां कोई और आएगा, ये यहां जाएगा फिर यहां कोई और आएगा, ये यहां जाएगा यहां फिर कोई और आएगा। तो ऐसे क्या बनता रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा। एंड दिस वे कंडक्शन इज पॉसिबल इन मेटल्स, ठीक है। और कंडक्शन बेसिकली किसी भी मटेरियल में ऐसे ही होता है, ठीक है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये है मेटल्स का पहला एनर्जी बैंड डायग्राम जो पॉसिबल है। अब दूसरा जो डायग्राम पॉसिबल है मेटल्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, वो ये है कि जहां पे एनर्जी गैप नहीं होता, जहां पे एनर्जी गैप नहीं होता। देखो कैसे होता है, ये देखो दूसरे टाइप में, मैं अभी भी इसी की बात कर रहा हूं, मेटल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो दूसरे टाइप में क्या होता है, दूसरे टाइप में जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है, चलो मान लीजिए ये वैलेंस बैंड है, कैसे निकालूं, हाँ चलो ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये क्या है तुम्हारा वैलेंस बैंड। अब मैं इसको शेड इसलिए कर रहा हूं ताकि हमको थोड़ा सा समझे। ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, और ये भी पार्शियली फील्ड है। ये भी कैसा है, पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं निकालते, इसको थोड़ा सा ढंग से ही निकालते हैं। देखो देखिए यह वैलेंस बैंड है, ठीक है। यह है कंडक्शन बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। और यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है। कैसे ओवरलैप होते हैं, इधर देखो, मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है, देखो ये जो मैं ऊपर वाला ब्लॉक दिखा रहा हूं ना, ये देखो, ये वाला, ये बॉक्स देखना सिर्फ, ये क्या है, ये कंडक्शन बैंड का बैंड है, ओके। और ये जो बैंड है कौन सा, ये नीचे वाला, देखो ये नीचे वाला, ठीक है। ये जो नीचे वाला बैंड है, ये कौन सा बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। हाँ, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, पर दोनों में इस जगह पे क्या है, ओवरलैपिंग है। तुम देख सकते हो यहां पे क्या है, ओवरलैपिंग। समझ रहे हो ना बात को, देखो मतलब ये जो लाइन है, देखो पहले क्या था, अगर ये वैलेंस बैंड है, अगर ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड की जो आखिरी वाली लाइन होती है वो कौन होती है, वो होती है ईवी। वो कौन होती है, ईवी। और अगर ये अगर कंडक्शन बैंड है, देखो ये यहां तक है ना, यहां तक कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड की जो लास्ट वाली लाइन होती है वो कौन होती है, वो होती है ईसी। तो ये ईवी है और ये ईसी है, ये क्या है, ईसी। तो ये देखो, तो कुछ मेटल्स में ईवी ऊपर है ईसी के, मतलब द लोवेस्ट लाइन, देखो द लोवेस्ट लाइन ऑफ कंडक्शन बैंड, द लोवेस्ट लाइन ऑफ कंडक्शन बैंड इज बिलो द ईवी, और ये ऐसे ओवरलैपिंग वहां पे हुआ रहता है। अब देखो, अब दोनों चीजें पार्शियली फील्ड है। देखो वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड में कुछ स्पेस फील्ड है। कौन सा वाला स्पेस फील्ड है, देखो ये वाला स्पेस फील्ड है कि नहीं, ये वाला स्पेस कैसा है, फील्ड है। क्या इस बैंड का भी कुछ स्पेस फील्ड है, हाँ फील्ड है। कौन सा, ये वाला स्पेस फील्ड है। मतलब दोनों में एक कॉमन स्पेस है जो कैसा है, जो फील्ड है। अब देखिए हो सकता है यहां पे भी कुछ एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो, यहां पे भी कुछ एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है, यहां भी कुछ एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है। और हो सकता है कुछ लेवल्स यहां भी पॉसिबल हो, कुछ एनर्जी लेवल्स यहां नहीं हो सकते, हाँ ओके। तो ये भी पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड है, पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड, और ये भी क्या है, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। तो यहां पे भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड एंड पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड। बट यहां पे डिफरेंस ये है कि यहां पे दोनों बैंड्स क्या हो रहे हैं, वो ओवरलैप हो रहे हैं, और यहां दोनों बैंड्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो रहे हैं। इसलिए यहां पे इजीली कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जा सकता है। इसलिए these metals are supposed to be very good conductors, ऑलराइट।
हाँ, तो हमने मेटल्स के दो एनर्जी बैंड डायग्राम्स देखे। एक में एनर्जी गैप होता है बट बहुत छोटा होता है, और दूसरे में एनर्जी गैप होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, वहां पे ओवरलैप होते हैं। एनर्जी गैप छोटा अगर है तो वो एनर्जी बाहर से कहीं से लेके वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। और अगर एनर्जी गैप नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर्स। किसके लिए, फॉर इंसुलेटर्स। देखो इंसुलेटर्स में जो एनर्जी बैंड्स है वो इस तरह से है। देखो वहां पे किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल है या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू द एटम और न्यूक्लियस। इसलिए उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसका जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फील्ड है। कैसा है, कंप्लीटली फील्ड, लगभग भरा हुआ है, कंप्लीटली फील्ड। ओके, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फील्ड वैलेंस बैंड, फील्ड वैलेंस बैंड, फील्ड वैलेंस बैंड। और ये लाइन कौन सी है, ये ईवी है। ओके, अब कुछ एनर्जी गैप होगा और उसके बाद कौन होगा, कंडक्शन बैंड। मान लीजिए कंडक्शन बैंड का जो ईसी है वो यहां से स्टार्ट होता है, तो ये मान लीजिए ईसी है। ओके, और ये रहा तुम्हारा कंडक्शन बैंड का अपर लिमिट। ओके, पर यहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं गया इसलिए ये जो बैंड वो कैसा है, वो एम्प्टी है। वो कैसा है, एम्प्टी। तो ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। अच्छा, ये ऊपर में क्या निकाल रहा हूं, ये ऐसे, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, ये ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं। ऑलराइट, हाँ, तो जो इंसुलेटर्स का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो इस तरह से है। और ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ओके, ये गैप बहुत बड़ा होता है किस केस में, इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स। ये जो गैप है Eg वो बड़ा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। मतलब इट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कहां तक हो सकता है, वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इतना बड़ा हो सकता है। और इतना बड़ा एनर्जी गैप होने की वजह से नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में या फिर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां नहीं जा सकता, एंड दे रिमेन बाउंड इन द वैलेंस बैंड ओनली। ओके, सो दे डोंट एक्ट एज एन कंडक्टर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। बात समझ में आई? ओके, हाँ, हो सकता है कि अगर हम कुछ ऐसा करें जहां जिसके वजह से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं, बट दे आर वेरी एबनॉर्मल कंडीशंस। ओके, नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अब तीसरी केस पढ़ते हैं जो है द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर्स का जो बैंड डायग्राम है वो इस तरह से है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स में ये रहा उसका वैलेंस बैंड, ये क्या है उसका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब दिस इज द क्लस्टर और गुच्छा ऑफ ऑल एनर्जी लेवल्स इन द वैलेंस शेल। ओके, और ये है उसका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, हाँ, और ये है तुम्हारी ईवी लाइन, ईवी, और ये कौन सी है, ये है ईसी। और ये जो गैप है, ये कौन सा गैप है, ये है ईजी। और सेमीकंडक्टर्स के केस में ये गैप छोटा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितने, दिस ईजी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब देखो यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या बोल रहा हूं, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर और एट नॉर्मल कंडीशंस, यहां से कुछ बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं या फिर वो फ्री होते हैं कंडक्शन के लिए। ओके, बट बहुत कम होते हैं। जैसे कि मेटल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे यहां पे नहीं होता। यहां पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा सकते हैं, इसलिए हम इसको, वैसे तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं नियरली एम्प्टी। ठीक, नियरली एम्प्टी, मैं कंप्लीटली एम्प्टी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। नियरली का मतलब पूरा नहीं, तो मतलब कुछ है यहां पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे है। ठीक है, नियरली एम्प्टी एंड नियरली फील्ड। नियरली फील्ड मतलब ये भी
ये भी लगभग भरा हुआ है बट कुछ यहां से गायब है, ये भी लगभग एम्प्टी है बट यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसलिए देखो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा एम्प्टी दिखाते हैं। देखो इसको थोड़ा सा एम्प्टी दिखा सकते हैं। चलो मान लीजिए हमने एक 2-4 लेवल निकाल दिए यहां से, 2-4 लेवल हमने यहां से निकाल दिए। ये 2-4 लेवल गायब है का क्या मतलब है? 2-4 लेवल गायब है मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन वहां चले गए हैं और यहां से, ठीक है, यहां से कुछ जो गए वो यहां पे आए। इसलिए ये भी कैसा है, ये भी उतना भरा हुआ नहीं है बट मतलब ऑलमोस्ट एम्प्टी है बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद है। अब देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे जा सकते हैं। और जब हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है तो ये कंडीशन हमारे लिए आइडियल है। ऑलराइट, अच्छा तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि हम कैसे एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर मटेरियल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला क्लास था मेटल्स, जिसमें जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है वो किस तरह से अरेंज है। पहले वाले टाइप में जो एनर्जी गैप है वो बहुत छोटा है और अदर टाइप में एनर्जी गैप तो बिल्कुल है ही नहीं। ओके, फिर आता है केस इंसुलेटर्स का, उसमें जो एनर्जी गैप था वो बहुत ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक था और ये गैप इजीली क्रॉस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जो इंसुलेटर्स है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। एंड देन द थर्ड केस इज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनके बीच जो गैप है ना Eg वो छोटा है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहां गए हुए होते हैं एंड दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इसलिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर के दोनों के बीच में होती है। जैसे कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होती है वैसे ही इसकी रेजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में ही होती है। ऑलराइट, अच्छा तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ऑलराइट, अच्छा आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।